वेलकम टू परफेक्ट क्लासेस बच्चों। आज के क्लास में हम लोग व्याकरण के एक नए अध्याय समास के विषय में पढ़ेंगे। समास के विषय में आपने पढ़ा होगा, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि। मतलब किसी भी चीज को यदि बहुत लॉन्ग फॉर्म में है तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। समास को समझने के लिए सबसे पहले हम इस एक गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए, राम और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जितना शीघ्र हो सका वन में वास को चले गए। अब ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आप दूसरी लाइन को पढ़िए। राम लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा अनुसार यथाशीघ्र वनवास को चले गए। अब इन दोनों गद्यांश को आपस में कंपेयर करिए। देखिए, राम और लक्ष्मण को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, राम लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा के अनुसार। आज्ञा के अनुसार को हम क्या लिख सकते हैं, अपने पिता की आज्ञा अनुसार जितना शीघ्र हो सका, इसको हमने क्या लिखा, यथा शीघ्र वन में वास, वनवास को चले गए। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, समास। ये जो इतना बड़ा गद्यांश था इसको हमने संक्षिप्त रूप से इतने छोटे में लिख दिया। तो इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि, अर्थात परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जो दो तरह के या दो से अधिक शब्द आपस में संबंध रखते हैं उनको जब हम एक साथ मिला करके लिखते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास। जैसे माता और पिता, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं ना, माता डैश पिता। और इसी तरह इसमें कुछ तीन बातें हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि इस प्रक्रिया से जो बने हुए हमारे शब्द होते हैं उनको हम समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। और जो समासिक शब्द या समस्त पद होते हैं उसमें पहला पद हमारा पूर्व पद होता है, जबकि दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे माता पिता में माता हमारी क्या हो गई, पूर्व पद, और पिता हमारा क्या हो गया, उत्तर पद। और समास विग्रह, समास विग्रह हम किसे कहते हैं, जो हमारा ये समास या समस्त पद बना हुआ है जब हम इसको अलग अलग करने की प्रक्रिया करते हैं तो उसको हम कहते हैं समास विग्रह। विग्रह मीन्स होता है अलग करना। जैसे देशवासी, ये एक आपका समासिक शब्द है। जब हमने इसको अलग किया या इसका विग्रह किया तो हमने इसको क्या लिखा, देश का वासी। इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, समास विग्रह। समास के भेद अर्थात समास के प्रकार। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी समास। सर्वप्रथम हम तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ेंगे। इस समास में समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण देखिए, राजसभा। राजसभा का यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा की सभा। इस शब्द में इसका जो उत्तर पद है अर्थात दूसरा पद वो अधिक प्रधान है क्योंकि इसमें सभा शब्द की ओर संकेत कर रहा है। इसी तरह घुड़सवार, घुड़सवार का यदि हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है, घोड़े पर सवार। इसमें भी आपका दूसरा पद यानी उत्तर पद ही प्रधान है। ये शब्द आपका सवार की ओर अधिक संकेत कर रहा है। तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें कारक, परसर्ग और विभक्तियों का लोप हो जाता है। और ये सारी चीजें आपको तभी दिखाई पड़ती हैं जब हम समास का विग्रह करते हैं। इस आधार पर तत्पुरुष समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और इस टेबल के द्वारा आप इस 6 भेद को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा है समास, इसमें सारे आपके समास के नाम लिखे हुए हैं। दूसरा जो है हमारा कॉलम वो है चिन्ह, जिन विभक्तियों का लोप होता है वो इनमें लिखे हुए हैं। फिर उनसे बने हुए समासिक शब्द और यहाँ पर उनका विग्रह। सबसे पहला भेद होता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। जैसे विमान चालक, यदि इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है, विमान को चलाने वाला। देखिए यहाँ पर को विभक्ति का लोप हुआ है। इसी तरह दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास। इसमें से और द्वारा विभक्तियों का लोप होता है। इसका एक उदाहरण है मन चाहा, मन से चाहा।
इसमें से विभक्ति का लोप होता है। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए इस शब्द इस विभक्ति का लोप इसमें होता है। इसी तरह है हमारा अपादान, अपादान में से विभक्ति का लोप होता है। जैसे ऋण मुक्त, इसका जब हमने समासिक विग्रह किया तो क्या हुआ, ऋण से मुक्त, तो इसमें से विभक्ति का लोप होता है। अपादान कारक की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये पृथक करने के भाव में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है संबंध तत्पुरुष समास, इसमें 3 विभक्तियां होती हैं आपकी का, के। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है, राजा का पुत्र, इस उदाहरण में का विभक्ति का लोप हुआ है। इसी तरह है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में विभक्ति का लोप होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो इसमें में विभक्ति का लोप होता है। जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें जो कारक, प्रसर्ग और चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। जब हम समास का विग्रह करते हैं तभी वो हमारे सामने आते हैं। जब हमने यहाँ विग्रह करा तो देखिए आपको सारे उनके जो चिन्ह थे वो आपके सामने आते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। इन दोनों ही चीज़ों को हम उदाहरण के मदद से समझते हैं। सबसे पहले हमारा उदाहरण है नील कमल। नील कमल का यदि हम समासिक विग्रह करते हैं तो क्या होता है, नीला है जो कमल। यहाँ पर आप देख सकते होंगे नील विशेषण है और कमल हमारा विशेष है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम कहते हैं विशेष, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसको हम कहते हैं विशेषण। तो नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता नीले रंग के द्वारा बताई जा रही है, तो कमल आपका क्या हो गया, विशेष्य, और नील आपका क्या हो गया, विशेषण। तो इस तरह से आपने देखा इस समासिक शब्द में विशेषण और विशेष्य का, यानी पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, चंद्रमुख। चंद्रमुख का मतलब क्या होता है, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। यहाँ पर चंद्र उपमान है और मुख उपमेय है। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ मुख की तुलना जो है किससे की जा रही है, चंद्रमा से। तो इस तरह से इस उदाहरण से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि उपमेय और उपमान का पूर्व पद और उत्तर पद में आपस में संबंध होता है। तीसरा जो हमारा समास होता है वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और वह एक से अधिक का बोध कराता है। जैसे दोपहर, त्रिफला, चौमासा, त्रिवेणी। अब आपने देखा होगा इसमें मैंने डैश किया हुआ है, तो दो इसका पूर्व पद है और पहर इसका उत्तर पद है। इसमें पूर्व पद क्या है, दो। दो का मतलब क्या हुआ, दो चीजों का बोध करा रहा है। इसी तरह त्रिफला, 3 फलों का समूह। इसमें भी देखिए पहला शब्द यानी पूर्व पद जो हमारा होता है वो 3, त्रि मतलब 3। इसने ये संख्यावाची शब्द है, तो ये भी क्या हो गया आपका द्विगु समास में आता है। इसी तरह चौमासा, 4 महीनों का समूह। चौ मतलब 4, ये पूर्व पद है आपका। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समूह। वेड़ी मतलब क्या होता है, नदी, यानी 3 नदियों का समूह। आपके इलाहाबाद में भी तो 3 नदियों का समूह है जिसे हम कहते हैं त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती। चौथा समास है हमारा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें जो योजक शब्द होते हैं और तथा, यानी समास विग्रह जब हम करते हैं तो हमें और तथा शब्द मिलते हैं। जैसे माता पिता, ये हमारा समस्त पद है। इसका जब हमने विग्रह किया माता और पिता, इसमें दोनों ही पद, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, ये दोनों ही पद प्रधान है, माता भी और पिता भी। इसी तरह पाप पुण्य, पाप पुण्य का जब हमने समास विग्रह किया तो क्या हुआ, पाप और पुण्य। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का ही समान रूप से महत्व है। पांचवा समास हमारा है बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पद में से कोई भी पद हमारा प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे
चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। ना इसमें चक्र यानी पूर्व पद आपकी कोई भी विशेषता रखता है, ना धर दूसरा, लेकिन ये दोनों ही मिलकर के चक्र को धारण करने वाले। चक्र को कौन धारण करता है? विष्णु भगवान। और भी इसी तरह से हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी मुख। 10 मुख किसके हैं? हमारे रावण के। चतुर्मुख, 4 मुखों वाले। 4 मुख वाले कौन है? हमारे ब्रह्मा जी। छठा समास है हमारा अव्ययी भाव समास। वह समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है, जिसके कारण समस्त पद हमारा स्वयं ही अव्यय बन जाता है। इन उदाहरण को देखिए आप। यथा संभव, इसमें पूर्व पद यथा है। यथा हमारा क्या है? अव्यय। जैसा संभव हो, इस वजह से क्या हो गया? हमारा पूरा पद, समस्त पद जो है हमारा अव्यय बन गया है। अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जिसपे लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई भी प्रभाव ना पड़े। वो जिस तरह से प्रयोग होते हैं हमारे, उसी तरह से प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, आजन्म। आजन्म का मतलब होता है जन्म भर। इसमें पूर्व पद आ जो है आपका क्या है? अव्यय। बेशक, शक के बिना। बे यानी पूर्व पद जो है आपका वो है अव्यय, तो पूरा समस्त पद आपका क्या हो गया? अव्यय शब्द बन गया। और अव्ययी भाव समास की पहचान ही हमारी यही होती है कि पहला शब्द हमेशा हमारा क्या होता है? अव्यय शब्द होता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समास के बारे में पूर्णतः समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।